करता हूँ इस कोर्स में, जिसका नाम है क्रैश कोर्स इन एसएससी सीजीएल। क्रैश कोर्स है एसएससी सीजीएल का। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं उसका नाम है गुरुकुल ई स्कूल, जिसको आप फॉलो किए हुए हैं और उसको इसके लेक्चर्स को देख देख के अपनी प्रिपरेशन आप करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल काफ़ी तरक्की कर रहा है आप लोगों की मेहनत से, और आगे चल के इंशाल्लाह और भी तरक्की करेगा और आप लोगों को नॉलेज बांटता रहेगा हमारा चैनल, जो कि है गुरुकुल ई स्कूल। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ये वीडियोस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो लोग गरीब हैं और जिनको एजुकेशन बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उन तक आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आज मैं बताना चाहूँगा, हम हिस्ट्री बाइंड अप करने वाले हैं आज। आज हमारा हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक क्रेडिट और दे दूँ, ये जो बुक जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ वो है अरिहंत पब्लिकेशंस की जनरल नॉलेज। 30 रुपीज़ का प्राइस है, बहुत अच्छी किताब है, आप भी खरीदिए इस किताब को और पढ़िए। इससे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके राइटर जो हैं मनोहर पांडे हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पिछली बार हमने साइमन कमीशन तक देख लिया था, अब हम नेहरू रिपोर्ट पे जाएंगे। तो बात यह है कि साइमन कमीशन 1927 में जो है आया था भारत, तो उसमें कोई भी इंडियन था नहीं, इसलिए उसका भारत ने ज़बरदस्त विद्रोह किया और उसी विद्रोह के चलते लाला लाजपत राय का भी निधन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आ, फिर हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। थोड़ा सा मार्कर लाइट कर लें। थोड़ा सा इसको और लाइट करें, क्योंकि क्या है, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मार्कर से डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये अब ठीक लगता हुआ। चलिए तो हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। तो उसके बाद 1928 में नेहरू जी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आफ्टर बायकॉटिंग द साइमन कमीशन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। तो क्या है ना, मोतीलाल नेहरू जो थे उस समय काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, और जितनी भी भारत की पॉलिटिकल पार्टियां थी कांग्रेस के साथ साथ, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उन्होंने एक एकजुट होकर कमेटी बनाई जिसका हेड रखा उन्होंने मोतीलाल नेहरू को, टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो है जितने भी हमारे राजनेता थे उनको लगने लग गया कि शायद अब हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे, और इतने वो कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि एकता इतनी देश की बढ़ गई थी कि वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि अब जो है हम अपने देश का अलग संविधान बनाएंगे और उसके बाद देश को आज़ाद करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ खैर मैं आपको आज़ादी की बात कहूँ, आज़ादी किससे? आज़ादी स्वराज की नहीं, इस समय स्वराज का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, स्वराज 1929 में ये कॉन्सेप्ट आया स्वराज का, ठीक है। पर वो आज़ादी थी कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो अपने लोकल लोगों के, लोकल पॉलिटिशियंस के हाथ में होगा, और जबकि जो सर्वोच्च शासन है वो रहेगा ब्रिटेन का ही, ठीक है। इस उम्मीद में थे वो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1900, अगर हम 29 की बात करें तो साहब एक लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, लाहौर सेशन कंडक्ट किया गया, ठीक है। और 19 दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स लाहौर सेशन डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, ठीक, पूर्ण स्वराज, माफ कीजिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में अपनी प्रेसिडेंटशिप में, जो कि लाहौर में हुआ था सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें डिक्लेयर किया कि हम पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे, कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है, हमें ब्रिटिशर्स के अधीन रहते हुए इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। सो दिस टर्म वॉज यू नो रेज्ड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जी हाँ, ये जो टर्म जो था वो उसका जो है राइज हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स एन अल्टीमेट गोल। तो इनका अल्टीमेट गोल जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो गया। ऑल राइट, तो आगे हम बात करें। द ट्राई कलर्ड फ्लैग अडॉप्टेड ऑन 31 दिसंबर 1910, जो तिरंगा था वो 31 दिसंबर 1929 को अडॉप्ट किया गया, वॉज अनफर्ल्ड, उसको फहराया गया 26 जनवरी 1930 को, वॉज फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। तो देश ने अपना पहला आज़ादी का दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया। तो उनका मानना ये था कि 1930 को हम आज़ादी बनाएंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं था कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे काम करने थे, और नेहरू माफ़ कीजिएगा, महात्मा गांधी भी अभी नए नए आए थे, 15 साल ही हुए थे उनको आए हुए। तो इस समय ये तो एक जस्ट एक इल्यूजन था, बट
ये इतना तगड़ा इल्यूशन था कि इसका इम्पैक्ट की हम बात करें तो देश को लगने लगा कि हाँ यार, हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही स्तर पे चला गया। ऑल राइट, लेटर दिस डे वॉज चूजन एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। बाद में इसी जो तारीख को जो है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के तौर पे चुना गया। अगर हम आगे बात करें दांडी मार्च की, 1930 की हम बात करें, 1930 में दांडी मार्च हुआ, ठीक है। तो इसको शॉर्ट सत्याग्रह भी कहा। अब गांधी जी का जो है इम्पैक्ट वो पड़ने लगेगा देश में। गांधी जी ने स्टार्ट किया इस मार्च को फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930 फ्रॉम ए स्मॉल विलेज ऑफ दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 को ये जो है मार्च स्टार्ट किया फॉर द स्मॉल विलेज दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए इन्होंने 12 मार्च को 1910 को दांडी आश्रम माफ कीजिएगा, आपने साबरमती आश्रम से ये मार्च शुरू किया। कहाँ खत्म हुआ है? दांडी में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि कब ये मार्च शुरू किया गया, ये मार्च कब शुरू किया गया, और ये भी पूछा जाता है कि ये मार्च कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो ये तो आपको पता चल गया यहाँ से, और इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ही पिक्ड ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड इनॉग्रेटेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च तो 1930 में हुआ ही स्टेट में, बट जहाँ जब वो दांडी में गए, जहाँ पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक को हाथ में लिया, वहाँ से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट करा। तो पूछा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो इट इज़ 1930। ऑल राइट, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, इसके इम्पैक्ट ये है, कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन बाय वुमेन। औरतों ने भी काफ़ी ज़बरदस्त सहयोग किया। द गढ़वाल सोल्जर्स रिफ्यूज टू फायर ऑन द पीपल एट पेशावर। और गढ़वाल रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे, उनका तो ऐसा ज़बरदस्त विद्रोह रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कि उन्होंने फायर करना से मना कर दिया, विद्रोह कर दिया अपनी सेना के खिलाफ। ऑलराइट, आगे हम बात करें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, 1931 में हुई थी। इट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस एज इक्वल्स। ऑलराइट, 1931 में पहली प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इट वाज द कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस एज इक्वल्स। ब्रिटिशर्स और इंडियंस को एज इक्वल्स मान के ये कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने मतलब ये है कि ब्रिटिश ने कहा कि आप भी अपना इक्वल पार्टिसिपेशन लेकर आइए, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव लेकर आइए, और हम भी अपने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे। तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेटिवशिप जो थी, वो 12 नवंबर 1930 को लंदन में साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए बुलाई गई, ठीक है। और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया इसमें। द कॉन्फ्रेंस फेल्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द बिगेस्ट पार्टी, एंड इफ दैट पार्टी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट such kind of big conference, then it is definite that it will not succeed. All right, तो सीधी सी बात है, इतनी बड़ी पार्टी अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो सक्सेस तो होना नहीं था उसमें, ठीक है। अगर हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट की 1931, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटेड बाय लॉर्ड इरविन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय गांधी जी साइंड पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931, ठीक है। लॉर्ड इरविन साहब ने एक के और गांधी जी के बीच एक पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इन दिस द इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो लॉर्ड इरविन ने शर्त रखी कि भैया आप कि हम बातें कुछ मान लेंगे, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करिए। गांधी जी ने बोला ठीक है, एंड टू ज्वाइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये भी कहा गया कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो उन्होंने मान लिया, पर कुछ शर्तें मानने के लिए इरविन भी तैयार रहे उस समय। कुछ उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, जो नेता थे, जो उन्होंने गिरफ्तार किए थे सिविल ओबीडियंस मूवमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने, वो राजी हो गए कि हम उसको छोड़ देंगे। पर इसी में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं कि भगत सिंह को क्यों नहीं गांधी जी ने रिहा करवाया। गांधी जी का कॉन्सेप्ट अहिंसा का था, और वो अहिंसा के खिलाफ चले, तो कुछ ऐसा माना जाता है। मैं इसमें कोई डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग, एंड इसका दोनों तरफ कॉन्स भी हैं और प्रोज भी हैं। सो आई विल नॉट डिस्कस दैट, बिकॉज कुछ कुछ लोगों की भावनाओं को वो आहत भी कर सकता है, ओपिनियन मेरा। तो इसीलिए हम इस चीज़ को आप लोग के ऊपर ही छोड़ते हैं फिलहाल। बहरहाल हम आगे बढ़ें तो द गवर्नमेंट अलाउड द विलेजर्स ऑन द कोस्ट टू मेक साल्ट फॉर कंजप्शन एंड रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। वही बात मैंने आपको कही। द कराची सेशन 1931 ऑफ कांग्रेस एंडोर्स द गांधी इम्पैक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की 1931 में हुआ। गांधी जी रिप्रेजेंटेटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वेंट टू लंदन। तो गांधी जी चले गए भैया ठंड में,
लंदन में, टू मीट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड. द कॉन्फ्रेंस हाउएवर फेल्ड एज गांधी जी कुड नॉट एग्री विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज पॉलिसी ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. वहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने की बात की, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया गांधी जी ने. जाहिर सी बात है, गांधी जी एक भारत बनाना चाहते थे, भारत को तोड़ना नहीं चाहते थे. और अंग्रेजों की तो पॉलिसी स्टार्टिंग से यही थी. जब हमने बात की थी 1857 क्रांति की, उसके बाद उन्होंने समझ में आ गया था कि अब डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है वो लागू करनी पड़ेगी. फूट डालो और राज करो. All right, on this policy of communal representation and refusal of the British government on the basic Indian demand for freedom. ठीक है, तो वहाँ से रिफ्यूज़ भी कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि आपको हम फ्रीडम देंगे. तो इसलिए थोड़ा बात बनी नहीं. फिर भी गांधी जी अहिंसावादी थे, खुशी खुशी आ गए. आगे हम बात करें द कम्युनल अवार्ड की. 16 अगस्त 1932. अब मैकडोनल्ड का जो क्या बोलते हैं पर्पस था वो तो पूरा नहीं हुआ, बट मैकडोनल्ड ने इसका तरीका बदल दिया. 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनल्ड ने घोषणा की कि जो है हम कम्युनल अवार्ड देंगे. इट इन्विसेस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास. इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस सिक्स एंड मुस्लिम को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी लेजिस्लेचर में देने का की घोषणा की. तो गांधी जी ने इसको अपोज किया. डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेशन में चल रहे थे उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और सिक्स और मुस्लिम्स का तो मुस्लिम लीग चल ही रहा था. खैर, सिक्स का भी अपना एक अलग डिमांड चल रही थी, तो वो फुलफिल करना चाह रही थी ब्रिटिशर्स. गांधी जी ने अपोज किया. गांधी जी जानते थे कि इससे फूट पड़ जाएगी, इसलिए इसको अपोज किया एंड स्टार्टेड फास्ट अनटिल डेथ. इन यरवदा जेल में उन्होंने जो है फास्ट अनटिल डेथ किया. ठीक है, अनिश्चित काल जो क्या बोलते हैं, हाँ, अनटिल डेथ, जो मृत्यु तक नहीं छोड़ेंगे फास्ट, वो वाला स्टार्ट किया. ऑल राइट, आगे हम बढ़ें. पूना पैक्ट की हम बात करें. पूना पैक्ट, गांधी अम्बेडकर पैक्ट. The idea of separate electorate for the depressed classes was abandoned, but seats reserved for them in provincial legislature were increased. पूना पैक्ट जो हुआ वो गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ 25 सितंबर 1932. अच्छा, तो हुआ ये कि जब महात्मा गांधी और गांधी जी को देखा गया कि यरवदा जेल में भैया वो वैसे भी अनशन पे हैं, ठीक है, अनिश्चितकालीन अनशन पर गए हैं वो, तो उस अनशन से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. तो अब अम्बेडकर साहब पे दबाव आया कि, और जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को लगेगा यार ये तो मेरी वजह से कल के दिन कहीं गुजर गए तो दिक्कत हो जाती है. तो उन्होंने मनाने गए, उन्होंने बोला कि ठीक है हम ये प्रपोजल रिफ्यूज़ कर देते हैं. मान गए अम्बेडकर साहब. उन्होंने, तो गांधी जी ने कहा ठीक है हम सीट्स जो रिजर्व हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उसको बढ़ा देंगे. दस पूना पैक्ट एग्रीड अपॉन ए जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर अपर एंड लोअर क्लासेस. ठीक है, तो बात बन गई. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें 1932. अब इसमें जो डेट्स है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब पूना पैक्ट हुआ, कब जो है आपका कम्युनल अवार्ड्स हुए, कब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई. प्रूव्ड फ्रूटलेस एज द मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स वर इन प्रिजन. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्या होना था, मेन तो लीडर्स जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चक्कर में जेल में थे. तो देर वॉज नो एनी काइंड ऑफ बेनिफिट विच दे कुड हैव गॉट फ्रॉम दैट कॉन्फ्रेंस. ऑल राइट, इफ विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी द डिमांड फॉर पाकिस्तान. अब 1930 की अगर हम बात करें तो 1930 में इकबाल सजेस्टेड दैट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड कश्मीर शुड बी मेड मुस्लिम स्टेट्स विद इन द फेडरेशन. तो इकबाल साहब आए यहाँ पे और 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बात की, उसके ही रिप्रेजेंटेटिव बने वो, और उन्होंने कहा भैया जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, जो कि एक रास्ता था एट द टाइम ऑफ बहुत पहले, फ्रॉम वेयर द इन्वेडर्स कुड हैव कम इन इंडिया. सो तो वो जो रास्ता था उस मतलब कहने का मतलब वो जो एरिया था और जो कश्मीर था, क्योंकि कश्मीर भी इट वॉज अ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो, तो उसको मुस्लिम स्टेट बनाने का जो है एक प्रपोजल दिया. ऑल राइट, तो ये पूछा जाता है कि किसका जो है किसकी सोच है पाकिस्तान बनाने के पीछे, तो वो जिन्ना साहब की नहीं है, वो है इकबाल साहब की. चलिए हम बात करते हैं आगे. चौधरी रहमत अली ने भी उनका सपोर्ट किया और उन्होंने कहा भैया एक हम देश बना ही देंगे, फिर पाकिस्तान होगा, जिसका नाम 1933 में उन्होंने प्रपोजल दिया. तो कहा जाता है कि पाकिस्तान टर्म किसने दिया, द आंसर इज चौधरी रहमत अली. मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन. मुस्लिम लीग ने पहला जो फर्स्ट प्रपोजल था
पास किया ऑफ सेपरेट पाकिस्तान लाहौर सेशन में 1940 में, जिसे कहते हैं जिन्नास टू नेशन थ्योरी। तो इसमें जो एक बीच की जो कड़ी थे वो जिन्ना साहब भी थे, वो सब चीज़ें देख रहे थे और उनको जो चीज़ सही लग रही थी, जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पाकिस्तान सॉरी माफ़ी मुस्लिम लीग में जो चीज़ें सही सही लग रही थी उनको, तो वो उन्होंने जो है उस पर जो उनको चीज़ सही लगती थी उसको वो एग्री करते थे। उनको भी ये चीज़ सही लगी और 1940 में उन्होंने एक सेशन बुलाया लाहौर का, और जहाँ टू नेशन थ्योरी जिन्ना की ड्राफ्ट की गई, किसके द्वारा, सिकंदर हयात खान, मूव्ड बाय फजलुल हक एंड सेकेंडेड बाय खजिक खालिक जम्मा। खालिक जम्मा, थोड़ा सा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है टफ है, खालिक जम्मा थे, तो इन्होंने जो है ड्राफ्ट किया उसको। ऑल राइट, टू नेशन थ्योरी जिन्ना की थी, जो कि 1940 में सामने आ गई। इन दिसंबर 1943 द कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गांधी जी ने। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया तो मुस्लिम लीग तो प्रॉपरली ये समझ चुकी थी कि आपका आ, क्या कहेंगे इसको, कि गांधी जी वॉज नॉट इन द मूड कि मतलब देश को हम आज़ादी दे सकें। ऑलराइट, माफ़ किया, देश को एक मतलब देश को अलग अलग पाकिस्तान बनाने का वो प्रपोजल देंगे, ये तो चीज़ मतलब मुस्लिम लीग समझ चुकी थी कि अलग से पाकिस्तान वो बनाना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से जो है उन्होंने जो क्या किया, मुस्लिम लीग ने बोल ही दिया कि डिवाइड एंड क्विट, भैया भाग, आधा करो और भागो यहाँ से, अपने देश भागो, पाकिस्तान बना लो, ठीक है। अगस्त ऑफर, 8 अगस्त 1940 को ऑफर आया। कौन सा ऑफर आया? इट ऑफर डोमिनेंट स्टेटस इन दी अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। डोमिनेंट स्टेटस देने का घोषणा कर दी। इंग्लैंड ने कहा कि हम, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम डोमिनेंट स्टेटस देखेंगे, बट कब देंगे वो उन्होंने नहीं बताया। वर्ल्ड वॉर इस समय चल रहा था, ऑलराइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ये पोस्ट वॉर बॉडी टू एनेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक हम कमिटी भी बनाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, पर वो वॉर के बाद। अब वॉर कब खत्म हुआ है तो पता ही नहीं है, ठीक है। टू एक्सपेंड दी गवर्नर्स गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको बढ़ाया जाएगा और उसमें फुल फ्लेज्ड जो है वेटेज दिया जाएगा माइनॉरिटी को, ये भी कहा गया। इट वॉज रिजेक्टेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस बट वॉज एक्सेप्टेड बाई मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को तो पसंद आया कि भैया आज़ादी मिल जाएगी, पोस्ट वॉर बॉडी बन जाएगी, और उनको पता था कि अगर ऐसा होता है तो हम उसके बाद बखेड़ा खड़ा करेंगे तो आज़ाद तो हमको करा ही देंगे, तो गांधी जी का कुछ इम्पैक्ट जाएगा वहाँ से। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने ये एक्सेप्ट कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बिल्कुल बॉयकॉट किया इसका, क्योंकि और इस गांधी जी ने तो खैर इसका बॉयकॉट किया ही। खैर आगे बात है, 1942 की हम बात करें, क्रिप्स मिशन भारत आया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद अ व्यू टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस in the Second World War sent Sir Stafford Cripps to settle terms with Indian leaders। अब ब्रिटिशर्स की थोड़ी सी हालत टाइट होने लगी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भारतीयों का भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थोड़ा सा कॉपरेशन मिले, क्योंकि बगावत चल रही थी उस समय, इनकी जो सेना थी उसमें भी बगावत चलने लगी थी, क्योंकि इम्पैक्ट जो था आंदोलनों का काफ़ी तगड़ा हो गया था। ऑल राइट, तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने को भेजा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो भारतीयों से रिश्ते सुधार सकें। ही ऑफर डोमिनेंट स्टेटस टू बी ग्रांटेड आफ्टर वॉर, उन्होंने कहा कि हम युद्ध के बाद जो है आपको डोमिनेंट स्टेटस दे ही देंगे, ठीक है, लिखित में भी दे दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस रिजेक्टेड इट। गांधी जी टर्म्ड इट एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रैशिंग बैंक। गांधी जी ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, ये एक गिरते हुए, ऑलरेडी मंदी के दौर से गुजर रहे, जो डूबते हुए जो बैंक है उसका एक पोस्ट डेटेड चेक है, इसको पूरी तरह से खारिज करो। ऑल राइट, तो साहब ये खारिज कर दिया गया। अब हम मूव फॉरवर्ड करें, इफ यू विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ द मूवमेंट्स इन इंडिया, but there are no such kind of big list of huge list of movements after the Cripps mission. All right, but still we have to study. खैर आगे हम बढ़ते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1942, अब क्या हुआ साहब, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। अब गांधी जी ने बोला इट इज़ अ, मतलब अच्छा मौका है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अवेल, एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने साफ शुरू कर दिया। आल्सो कॉल्ड द वर्धा प्रपोजल। तो वर्धा प्रपोजल ये लेकर आ गए, ठीक है। ए लीडरलेस रिवोल्ट हुआ यहाँ पे। द रिजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 8
अगस्त 1942 एट बॉम्बे, बॉम्बे में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक अध्यादेश लाया गया। ऑलराइट, 8 अगस्त 1942 को एट बॉम्बे गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई। गांधी जी ने कहा करो या मरो। गांधी जी ने कहा साहब करो या मरो, अब तो कुछ भी करो, एनी हाउ यू हैव टू डू इट, एनी हाउ यू हैव टू गेट द इंडिपेंडेंस, डू एनी थिंग अदर देन वायलेंस। ठीक है, गांधी जी ने ये क्लियर कर दिया। ऑन 1 अगस्त कांग्रेस वॉज बैंड एंड इट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड। 1 अगस्त को कांग्रेस को बैन कर दिया गया भैया पूरे देश से, क्योंकि अब पता चल गया था कि ये तो अंतिम लड़ाई में आ गए हैं साहब। एंड इट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड, इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया। गांधी जी वॉज केप्ट इन द आगा खां पैलेस पुणे। गांधी जी साहब को जो है नजरबंद कर दिया गया आगा खां पैलेस में। द पीपल बिकम वायलेंट, द मूवमेंट वॉज हाउएवर क्रस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो है मूवमेंट है तगड़ा हो गया भाई, वायलेंट हो गए लोग, हाउएवर क्रस्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर भी गवर्नमेंट तो इतनी पावरफुल थी कि उसने उसको क्रश करना शुरू कर दिया, लेकिन क्रश तो कर लोगे लेकिन इम्पैक्ट कहाँ से दबाओगे। ऑल राइट, तो ये ज़्यादा है नहीं और थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा पर हम कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की। ज़बरदस्त, इंडियन नेशनल आर्मी का भी अपना जलवा था, जलवा हुआ भी नहीं। हमारे देश की जो आर्मी थी, हालांकि काम तो ब्रिटिशर्स के लिए करती थी, आज भी जिस देश का जलवा है आर्मी का, तो उसका उस समय भी था। सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, वो एस्केप टू द बर्लिन इन 1941। तो बर्लिन में जो है, बर्लिन भाग गए सुभाष चंद्र बोस देश से एंड सेट अप इंडियन लीग देयर। उन्होंने वहाँ एक इंडियन लीग की स्थापना की। तो और 1943 की हम बात करें, माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा जूम इन कर दें। थोड़ा सा देरी लग रही है, माफ़ कीजिए। तो 1943 में जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल आर्मी एट सिंगापुर। रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू। तो रास बिहारी बोस ने जो है इंडियन नेशनल आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने जब सुभाष चंद्र बोस को पहुंचते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी जो लीडरशिप थी वो उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस आप ले लीजिए, उनको दे दी। इंडियन नेशनल आर्मी हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स, इनकी 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थी उस समय, गांधी, आज़ाद और नेहरू के नाम पे। रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड वॉज द एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स, एक वुमेन फोर्स भी थी उस समय जिसका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड। ऑलराइट, इंडियन नेशनल आर्मी हैड इट्स हेडक्वार्टर एट रंगून एंड सिंगापुर। तो 2 हेडक्वार्टर थे, एक रंगून में था, एक सिंगापुर में था। द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। मेंबर्स वर वेवल पैट्रिक, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 इसके मेंबर्स थे। इनके मेन प्रपोजल थे रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ फुल फ्लेज पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट करना, लूज यूनियन अंडर सेंटर विद सेंटर्स कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन, एक लूज यूनियन बनाना अंडर सेंटर, सेंटर का कंट्रोल सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पे होगा, ऐसा सेंटर बनाना। प्रोविंसेस वेयर हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रेसिजुअल पावर्स, प्रोविंसेस को सारी ऑटोनॉमस पावर दे दी गई थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वुड इलेक्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये पावर दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट संवैधानिक सभा जो है गठित की जाए। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया इट। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, वैसा कर लो। ओके, 6 जून 1946 को द कांग्रेस ऑल्सो पार्शियली एक्सेप्टेड दिस प्लान। तो कांग्रेस को भी लगा ठीक ठीक ही है प्लान, एक्सेप्ट कर लिया जाए। पर आगे कुछ गड़बड़ें हुई, क्या हुई, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, 2 सितंबर 1946। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 2 सितंबर 1946 इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट मिशंस प्रपोजल्स हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग रिफ्यूज्ड टू इट इनिशियली। अंतरिम गवर्नमेंट के लिए अभी अब जो प्लान थोड़ा सा एग्री कर लिया गया, तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का जो है सिस्टम शुरू हुआ। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 2 सितंबर 1946 इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट मिशंस प्रपोजल एंड वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये जो है अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई। मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज कर दिया शुरुआत में। प्राइम मिनिस्टर एटली ऑन Prime Minister Attlee on 20th February 1947 announced that British would withdraw from India by 30 जून 1948। प्राइम मिनिस्टर एटली ने घोषणा कर दी कि 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा हुई कि ब्रिटिश जो है वो देश से चले जाएंगे 30 जून, भारत से चले जाएंगे 30 जून 1948 तक। चलिए खुशी की बात है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दिसंबर 1946।
द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट ऑन 9 दिसंबर 1946। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब की पहली मीटिंग कब हुई, तो वही 9 दिसंबर 1946 को। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका प्रेसिडेंट घोषित किया गया। जिन्नास डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन। अब जिन्ना साहब को गुस्सा आ गया। जिन्ना साहब ने बोला यार ना तो यहाँ पे हमारी सरकार बन रही है, ना साला पाकिस्तानी बन रहा है, ठीक है, तो अब हम कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। तो जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन लेकर आए 16 अगस्त 1946 को। प्रोवोक्ड बाय द सक्सेस ऑफ कांग्रेस इन वोटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिन्ना विथड्रू हिज एक्सेप्टेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान। अब जिन्ना साहब ने देखा यार जब चुनाव हुए तो साहब जो कांग्रेस जो है वो जीतने लग गई, तो जिन्ना को पता चल गया भैया हमारी यहाँ तो दाल गलने नहीं वाली, इससे बढ़िया ये है कि पाकिस्तान ही ले लो। तो मुस्लिम लीग ने तो भैया विद्रॉ कर दिया कैबिनेट मिशन। उन्होंने कहा हम तो भैया इस बात को नहीं मानते, हमको अलग ही पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए। मुस्लिम लीग पास्ड डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन विच कंडेम्ड बोथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने पास किया एक डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन जिसने कंडेम किया, जिसने आलोचना की बोथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस की। इट रिजल्टेड इन हैवी कम्युनल रियोट्स। इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया हिंदू मुसलमानों को, तो भैया दंगे भड़क गए ज़बरदस्त। जिन्ना सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे 27 मार्च 1947। जिन्ना साहब ने जिस तरह से नेहरू साहब ने बनाया था वो 30 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस, वैसे ही इन्होंने पाकिस्तान डे बनाने की घोषणा कर दी। तो 27 मार्च को जो है साहब वो पाकिस्तान डे बनाने की घोषणा हो गई। माउंट बेटन प्लान इसके बाद आया, अल्सो कॉल्ड 3 जून प्लान, ठीक है। माउंट बेटन साहब लेकर आ गए 3 जून 1947 को। द प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड माउंट बेटन। जो माउंट बेटन साहब ने जो प्लान बनाया वो ये था, इंडिया वॉज टू बी फर्दर डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत को भारत पाकिस्तान में डिवाइड किया जाएगा। देयर वुड बी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के लिए जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी वैसे पाकिस्तान के लिए बनाएगी जाएगी। क्यों बनाई जाएगी, ठीक है, ताकि भाई उनका भी संविधान बनाना है। द प्रिंसली स्टेट्स वुड एंजॉय द लिबर्टी टू आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और कुड एवर रिमेन इंडिपेंडेंट। और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको फुल लिबर्टी दी गई कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या फिर इंडिपेंडेंट रहे, वो उनके ऊपर है। बंगाल और पंजाब की अगर हम बात करें, बंगाल और पंजाब विल बी पार्टीशनड एंड इफ रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वुड बी हेल्ड। बंगाल और पंजाब का जो विभाजन था वो रेफरेंडम के आधार पे, यानी कि मतगणना के आधार पे करने का सोचा गया। नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस था और सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वुड बी हेल्ड, यहाँ पे रेफरेंडम होगा करके ये किया गया। इस सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड, एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा। बाउंड्री कमीशन जो है वो रेडक्लिफ साहब हेड करेंगे। तो देखिए जो बाउंड्री बनाई गई है उसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है भारत पाकिस्तान के बीच। काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। which lies the what is the name of the border between India and Pakistan? It is Redcliffe line. All right. If we will move forward, we will see partition of India. अब साहब इसके बाद जो है भारत का पार्टीशन होने वाला है अगस्त 1947 में। ऑल राइट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया 1947 में, इम्प्लीमेंटेड ऑन 15 अगस्त 1947। अबॉलिश द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ब्रिटिश का झंडा था नीचे गया, भारत का झंडा ऊपर आया, देश आज़ाद हो गया। डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड। ईच डोमिनियन वॉज टू हैव गवर्नर जनरल। दोनों डोमिनियंस को एक गवर्नर जनरल दिया गया। पाकिस्तान वॉज टू कंप्राइज, पाकिस्तान के पास क्या क्या गया भाई, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, ये सब ये चले गए पाकिस्तान के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल आ गया। ही बिकेम द फर्स्ट होम मिनिस्टर, पहले भारत के गृह मंत्री रहे। इंटीग्रेटेड ऑल द स्टेट्स बाय 15 अगस्त 1947। इनने साहब एक काम किया, अभी भी इनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इन्होंने देश के जितने भी देश का एकीकरण का काम किया। बहुत सारे रजवाड़े थे, बहुत सारे राज्य थे जो नहीं मान रहे थे एक्सीड करने के लिए भारत में, उन्होंने उसको प्यार से और जोर जबरदस्ती से जैसा भी एक्सीड कर लिया। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, गोवा में पोर्चुगीज थे, एंड पौंडीचेरी विथ फ्रेंच लेटर एक्सीडेड इन इंडियन। खैर कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा जहाँ पे पोर्चुगीज का शासन था, काफ़ी बार पूछा जाता है गोवा किसके शासनकाल में रहा, तो पोर्चुगीज के शासनकाल में भी रहा, में रहा, और पौंडीचेरी जो है फ्रेंच के शासनकाल में रहा। तो बाद में भारत ने जोर जबरदस्ती से प्यार से जो है उसको एक्सेप्ट करा लिया अपने पास। ऑल राइट, इसकी हमने बात खत्म करी। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे समाज सुधार भी हुए साहब।
साथ साथ जो था ना, एक रेनेसा भी चल रहा था, एक पुनर्जागरण की भी प्रथा जो है चल रही थी। अब पुनर्जागरण कैसे चल रहा था? वो ऐसे चल रहा था कि कुछ समाज, ऐसा है ना, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, बट समाज का एक आंतरिक जो कला है, समाज के जो अंदर का डिस्टर्ब जो डिस्टरबेंस है वो भी चल रहा था। सो ऐसा है, समाज के अंदर जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, उनको भी हमको कहने का मतलब है कि उसको निकालना चाहिए। तो वो कैसे होगा? तो वो कैसे होगा, वो कुछ लोगों ने किया, जैसे आपका राम मोहन रॉय, और आपका जैसे थे ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। सो दे मेड सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए, एंड दे ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने जो कॉमन मैन था उसकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी समझा और सुधार करने की कोशिश की। तो एक पुनर्जागरण की वो नीति लेकर आए। कैसे लाए? एक ब्रह्म समाज बनाया जो कि राजा राम मोहन रॉय ने बनाया, ठीक है। अब उसको ब्रह्म समाज को कलकत्ता में बनाया गया। सो और ब्रह्म समाज का काम क्या था? ब्रह्म समाज का काम यही था, प्रोपोगेशन ऑफ मोनोथिज्म, अपोज्ड सेक्रीफाइसेस, आइडोलेटरी, सुपरस्टिशन एंड सती। इन्होंने जो है ये जितनी भी कुप्रथाएं थी हमारे देश में, जैसे सती प्रथा, और आपका जो है जितनी भी क्या बोलते हैं, बाल विवाह, इस तरह की जो चीज़ें थी, मूर्ति पूजा, इसका बड़ा अपोज किया। तो ये ऐसा है कि देश अपनी जगह है, देश के अपने हालात, गुलामी अपनी जगह है, बट एक आंतरिक जो स्थिति है वो देश की खराब थी। तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि अंग्रेजों ने सारे गलत ही काम किए, उन्होंने इन सब प्रथाओं को हटाने का भी काम किया। तो हर पॉजिटिव्स भी आपको चीज़ों से लेना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव लोगे तो दुनिया, ज़िंदगी में बहुत सारा नेगेटिविटी पड़ी हुई है, आप नेगेटिविटी लेते जाओगे, आपको हासिल कुछ नहीं होगा। इसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट भी आया, हेनरी लुइस विविन देरेजियो ने किया। इसके बाद तत्वबोधिनी समाज आया, देवेंद्रनाथ टैगोर। मैं इसमें डीप में नहीं आ रहा, बिकॉज दे व्हाट दे डिड इट इज़ नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। उन्होंने क्या किया ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, कब हुआ, किसने बनाया, ये पूछा जाएगा। जैसे ब्रह्म समाज राजा राममोहन ने बनाया, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरियस HLV डेरेजियो ने बनाया, तत्वबोधिनी सभा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, धर्म सभा विवेकानंद। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ क्रैश कोर्स, इट्स नॉट अ फुल कोर्स, सो वी विल नॉट गो इनटू सच काइंड ऑफ डीपनेस। ऑलराइट, वहाबी मूवमेंट ये आता है, सैयद अहमद अफराई बरेली। कुका मूवमेंट, बालक सिंह, बाबा राम सिंह, ये नहीं आता। रहनुमाई सभा आता है, SS बंगाली दादाभाई नौरोजी। प्रार्थना समाज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मारंग पांडुरंग। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र जैन, बहुत आया है। आर्य समाज बॉम्बे, दयानंद सरस्वती। अलीगढ़ मूवमेंट, आर्य समाज ही पूछा जाएगा तो दयानंद सरस्वती, असली नाम भी पूछा जाता है इनका, मूल शंकर था। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद सैयद अहमद खान, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट ही ग्रू इनटू मोहम्मद मोमडन मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी ना, वो अलीगढ़ मूवमेंट से ही स्टार्ट हुआ था उसका खेल। ऑलराइट, थियोसॉफिकल सोसाइटी काफ़ी पूछा जाता है, HP ब्लावट्स्की एंड HS ओकलॉट ने शुरू किया था ये। ऑलराइट, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ पूछा जाता है कभी। महात्मा देव गोविंद रानाडे। देव समाज नहीं पूछा जाता। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, वीर सलिंगम पंटुलू, ये भी आया है। रामकृष्ण मिशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब जानते होंगे। विवेकानंद, और काफ़ी उनका ये ओरिजिनल नाम क्या है, देवेंद्र नरेंद्र नाथ दत्त, ये भी पूछा जाता है। ऑलराइट, अब जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं कहूँगा कि पूछी जाती हैं, वो है फर्गुसन कॉलेज की स्थापना कब हुई, ठीक है, और किसने की। किसने की, तो साहब यहाँ पे आएगा आपका MG रानाडे, चिपलिंकर और अगरकर साहब ने। ऑलराइट, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर चलो, किसने कहा। ऑलराइट, तो ये किसने कहा, मूल शंकर यानी कि दयानंद सरस्वती ने। काफ़ी पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती ने कहा था गो बैक टू वेदास, बहुत अच्छी चीज़ कही थी, होना भी चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोजी के गोखले। काफ़ी पूछा गया। भारत स्त्री मंडल, ये तो नहीं पूछा जाता। खैर, सर्विस लीग ये भी नहीं। इंडियन वुमेन एसोसिएशन, ये भी कभी कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, पॉपुलर नाम क्या है साहब, ये भी पूछा जाता है। आंध्र केसरी। ऑलराइट, आंध्र केसरी किसे कहता है, T प्रकाशम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, बाबूजी जगजीवन राम। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यार, ये थोड़ा सा। बापू महात्मा गांधी को C राजगोपालाचारी, CR कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास, ग्रैंड ओल्ड मैन, काफ़ी पूछे जाते हैं। दादा भाई नौरोजी। लाल बाल पाल तो पता ही, लाला लाजपत राय बंगाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल।
गुरुजी MS गोलवलकर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल, स्पैरो नहीं पूछा जाता, ये स्पैरो वाला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए सम्मान सब सब लोगों का है, पर ये है कि जो इम्पोर्टेंट है, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो वी हैव टू लर्न all those personalities which are important for from the point of exam, alright। JP जयप्रकाश नारायण कभी पूछा तो नहीं आता, वैसे ही इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत पूछा गया है। लोकमान्य पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। महामना पंडित मदन वाली पूछा जाता है, मैन ऑफ ब्लड नहीं पूछा जाता। नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस पता ही है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू पूछा जाता है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये पूछा जाता है कभी कभी कि जो क्रिमेटोरियम है इनके क्या क्या कहलाते हैं। महात्मा गांधी के राजघाट है, सब जानते हैं। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का किसान घाट, साधु चरण सिंह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीर भूमि राजीव गांधी, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, उदय भूमि किया नारायण, इनको आप याद कर लीजिए। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट नहीं। शक्ति स्थल पूछा जाता है, इंदिरा गांधी, अभय घाट, मोरारजी देसाई समता स्थल, जगजीवन राम कर्म भूमि, डॉक्टर शंकर दयाल सक्सेना महाप्राण घाट, राजेंद्र प्रसाद, ऑलराइट। कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिशिंग्स हैं जो कि पूछी जाती हैं। बंगाल गजट, जेम्स अगस्त सक्की बहुत इंपॉर्टेंट। केसरी, बंगाल बाल गंगाधर तिलक, मराठा भी बाल गंगाधर तिलक। अमृता बाजार पत्रिका बहुत पूछा जाता है। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। वंदे मातरम, अरविंदो घोष। युगांतर, भूपेंद्र दत्ता एंड बरिंदर कुमार घोष पूछा जाता है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता, ऑलराइट। पाथेर पांचाली पूछा जाता है। बी भूषण बनर्जी, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। अनहैप्पी इंडिया भी पूछा जाता है। लाल लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, ऑलराइट। चलिए, तो इसके साथ ही हम समापन करते हैं अपने हिस्ट्री पोर्शन का। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया आपके साथ, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। हिस्ट्री समाप्त हो गया है, इसके बाद हम लोग जो है SSC का जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाइए ताकि फ्री एजुकेशन मिल सके उनको, जो कि बहुत नीडी हैं एजुकेशन के क्षेत्र में जाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, एजुकेशन लेने के लिए। तो उनके लिए काफ़ी आप भी मेहनत करिए। मेहनत कुछ नहीं करनी है आपको, शेयर करना है। सो क्या करना है, माफ़ कीजिएगा, शेयर करिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, करिए भी, कर तो लिया है तभी तो पढ़ रहे हैं, खैर ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।